ऐसे एग्ज़ाम का पेपर प्रश्न पत्र जो है उसका क्वेश्चन पेपर जो है उसकी गोपनीयता भंग होना, चाहे एनटीए के टॉप मोस्ट लेवल से हो या किसी इंस्टीट्यूट सेंटर से हो, तो मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। और ऐसे करने वाले लोगों पर भी आइडेंटिफिकेशन करके कौन करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हमारा तो एक तरीके से ऐसा कोई विरोधी है नहीं, हम तो शिक्षा क्षेत्र में छात्र स्टूडेंट्स के इश्यूज़ पर काम करने वाले और समाज में राष्ट्रीय इशू पर लेकर जाने वाले संगठन हैं। हमने देश के 40 शहरों में नेक्स्ट डे आंदोलन किया है, 40 से ज़्यादा, 40 का तो डेटा है मेरे पास। एक त्रिभाषा को लेकर आपको इशू लग रहा है, मुझे नहीं लगता वो राष्ट्रव्यापी इशू है, वो सिर्फ तमिलनाडु को इशू हो सकता है। तो 3 भाषा पढ़ना है तो उसमें दिक्कत क्या है? तमिल में रहने वाला विद्यार्थी तमिल भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े। अब कोई बवाल नहीं, मुझे लगता है पिछले 2-3 दिन से तो कोई बवाल नहीं है। किसने एक अवसर को भुनाने के लिए एक कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फॉलोअर बनने से आप ये तय नहीं कर सकते कि देश में युवा विरोधाभासी है या युवा विरोध में है। और हम यहाँ उड़ीसा स्टेट में भी हमने पहले भी मांग की थी, जब बीजेडी गवर्नमेंट थी, कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। हमने आंदोलन भी किए। हाँ, इस वर्ष छात्र संघ चुनाव कराने के लिए हम बहुत कमिटेड हैं और सरकार के सामने मांग रखेंगे। हमको जितना भी संघर्ष करना पड़ा वो संघर्ष हम करेंगे। वीरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। वीरेंद्र जी, देश के सामने बहुत समस्या है, मुद्दा भी बहुत है, लेकिन पहले नीट के बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह से नीट पेपर लीक बार बार हो रहा है, 2024 में हुआ था, 2026 में हो रहा है, उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट भी नाराज है, पेरेंट्स भी नाराज है। इसके बारे में आपका राय क्या है? हमारा राय यही है कि इसमें नीट जैसा पेपर जहाँ 23 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देता है, ऐसे एग्ज़ाम का पेपर प्रश्न पत्र जो है उसका क्वेश्चन पेपर जो है उसकी गोपनीयता भंग होना, चाहे एनटीए के टॉप मोस्ट लेवल से हो या किसी इंस्टीट्यूट सेंटर से हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, अपने आप में बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से पूरे देश के स्टूडेंट्स और अभिभावकों में एक अविश्वसनीयता का माहौल बन गया है। एक उनका विश्वास नहीं रहा है एनटीए पे। तो मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। और ऐसे करने वाले लोगों पर भी आइडेंटिफिकेशन करके कौन करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में इस प्रकार की गड़बड़ी करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और एनटीए के बारे में भी यही कहूँगा कि एनटीए 2024 में भी हुआ, अभी भी हुआ, तो एनटीए को पुनः विचार करना चाहिए। वैसे पिछली बार कमेटी बनी, उसने सुझाव दिए, हमने भी कई सुझाव दिए उस कमेटी, राधाकृष्ण कमेटी को, वो लिए भी गए, परंतु उसके बावजूद भी नए रास्तों से इस प्रकार का इस बार नीट का पेपर आउट हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक तो देश के विद्यार्थियों के लिए टफ समय है, जिसमें जो विद्यार्थी लगातार तैयारी करके 1 साल से पढ़ाई कर रहा होता है, एग्ज़ाम दे चुका होता है, उसको दोबारा एक बार अपने आप को पढ़ाई के मोड में लाना और फिर उसी गति से पढ़ाई करना और वैसे ही परफॉर्म करना, वो एक प्रेशर होता है स्टूडेंट को। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा देश के विद्यार्थियों को जो नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं कि ज़्यादा एक तरीके से मनोबल ना तोड़े अपना और हिम्मत के साथ काम ले और पुनः अपनी शक्ति के साथ लगे, एग्ज़ाम की तैयारी करें और जो बेस्ट पॉसिबल आप कर सकते हैं इतने समय में एग्ज़ाम में, वो करना चाहिए। देखिए, 2024 में जब हुआ था, सरकार एक कमिटमेंट दिए थे, ऐसे दोबारा नहीं होगा, लेकिन फिर 2026 में हो रहा है, फिर जाकर 2027-28 में नहीं होगा, ये कमिटमेंट कोई नहीं दे पा रहा है। लेकिन कुछ तो सुधार होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो एनटीए को पूरा डिमोलिश करना चाहिए। बिल्कुल, इस सुधार तो होना ही चाहिए। अपने आप में एनटीए लागू करना, नीट का इशू लागू करना, ये अपने आप में एक समय एजुकेशन के सुधारात्मक स्टेप्स थे, ताकि यूनिफॉर्म एजुकेशन हो और यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन हो, जिससे सभी स्टूडेंट्स को मल्टीपल ऑप्शंस मिल सके। एक राज्य का विद्यार्थी दूसरे राज्य के में मेडिकल एजुकेशन ले सके एक एग्जामिनेशन के थ्रू। पहले मल्टीपल एग्जाम्स होते थे हर स्टेट का अपना अपना, तो वो बड़ा एक चैलेंज कॉम्प्लेक्स था। उसको सिंपल करने के लिए वो सुधारात्मक स्टेप ही था अपने आप में, नीट को लागू करना, एनटीए जैसी बॉडी बनाना कि जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं, भर्ती परीक्षाएं हैं, वो एक तंत्र कराए, वो एक सेंट्रलाइज करके उसको बहुत अच्छा था। लेकिन वो जो सुधारात्मक स्टेप था उसी में इस प्रकार की त्रुटियां आ गई है। अभी सीबीटी में करने के लिए सुझाव आ रहा है, सीबीटी में किया जाएगा। ये क्या ये सिक्योर है मोर देन जिससे पहले भी परीक्षा होती थी, अभी सीबीटी में होगा तो सुरक्षित होगा? पूर्णतः सुरक्षित होगा, इस पर तो संशय बनाए रहेगा, हमेशा समाज में भी बना रहेगा, लोगों को भी लगता रहेगा। परंतु मुझे लगता है कि सीबीटी में ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर टू, क्योंकि यहाँ फिजिकली जब एग्ज़ाम कराते हैं तो 23 लाख स्टूडेंट है, 550 शहरों में होता है, 2 लाख से ज़्यादा इन्विजिलेटर्स होते हैं। तो बहुत स्तर पर इसके वीक होने का, इसके सिस्टम को वीक होने के मतलब विकल्प है।
बहुत अलग अलग स्तर पर ये वीक हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जब सीबीटी पैटर्न पे होगा तो वो एक सिस्टम से चलेगा। तो विरोधी विरोधी ये प्रश्न उठा रहे हैं कि देखिए 10 साल में 70 पेपर लीक्स केस हुआ है विभिन्न स्टेट से, सेंटर से, तो इसको लेकर आपका क्या राय है? कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम में तो गड़बड़ी है जरूर। नहीं, विरोधी प्रश्न उठाए, वो विरोधी कौन है हमें तो पता नहीं, क्योंकि हमारा तो एक तरीके से ऐसा कोई विरोधी है नहीं। हम तो शिक्षा क्षेत्र में छात्र स्टूडेंट्स के इश्यूज़ पर काम करने वाले और समाज में राष्ट्रीय इशू को लेकर जाने वाले संगठन है। तो अब देश भर में जहाँ जहाँ पेपर का इस प्रकार की घटना आई है, प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग हुई है, वहाँ प्रशासन ने अपनी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना चाहिए। और जहाँ अगर कोई हो जाती है घटना तो उस पर अच्छे से जाँच करके इस प्रकार के लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको बिल्कुल कार्रवाई के तहत एक उदाहरण सेट करना चाहिए देश में। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जितनी भी पेपर्स को लेकर जो घटनाएं सामने आई है, उसमें जो करने वाले लोग जो पाए गए दोषी, चाहे सीबीआई ने उनको पकड़ा हो, चाहे एसटीएफ ने पकड़ा हो, किसी ने भी ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए देश में कि अगली बार शिक्षा क्षेत्र की इन परीक्षाओं को गड़बड़ी करने वाला तंत्र जो है वो हिम्मत नहीं कर सके। वो उदाहरण पेश करने का एक कमी मुझे लग रही है, वो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब जो उनका वर्डिक्ट आया है, जो स्टेटमेंट आया है, उसमें वो कहा कि देखिए किसी को तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, प्राइमरी कंडक्टिंग बॉडी इज एनटीए, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंडक्टिंग बॉडी। अब मुझे ये बताओ, परीक्षा का पेपर सेट करने वाला इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, तो जो एनटीए के लोग हैं उनको लेना चाहिए, जो उनकी बॉडी के चेयरमैन हैं, जो भी है, उनको उनकी जिम्मेदारी है, कैसे नहीं है। सोलंकी जी, अभी देखा जाएगा तो ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर ये छात्रों के थोड़ा असंतुष्ट है। परीक्षा को कैसे सुधार लाएंगे, मार्किंग को, मूल्यांकन को कैसे सुधार लाएंगे, इसके हिसाब से और क्या करना चाहिए कि बच्चों की और नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, ऑन स्क्रीन मार्किंग में अभी आईआईटी चेन्नई ने उसको वो किया है और सीबीएसई ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, वो बहुत व्यापक स्तर पे किया है। तो उसमें जो ड्रॉबैक्स है, जो फ्लॉज है, वो निकल कर आए हैं और अभी जांच उस पर चल रही है। हमारी भी मांग ये रही, जिस दिन हमें पता चला कि ऑन स्क्रीन मार्किंग में और वैल्यूएशन में कुछ अनियमितताएं या कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ है, तो उसकी जाँच की हमने मांग की थी। और वही हमारी मांग है कि ठीक से जाँच हो, उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल कमी है तो उसको दूर किया जा सकता है, या कोई इंटेंशनली उसको कर रहा है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसलिए जाँच आवश्यक है, बिना जाँच कर उस पर मत बनाना भी उचित नहीं होगा मुझे लगता है। टेक्नोलॉजी फ्रेंड होना चाहिए, थोड़ा उसको टेक्नोलॉजी को थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा। हाँ, कमियों को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़, क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजिकली तो बढ़ रहा है ना, वो वैल्यू ऑन स्क्रीन वैल्यूएशन सिस्टम तो वैसे ही है। आपके हिसाब से 23 लाख बच्चे हर साल परीक्षा देंगे, मगर टेंशन में ही देंगे, क्योंकि उनका जो ऑनलाइन, मेरा हिसाब से ऐसा नहीं है, टेंशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन है। अगर ऑफलाइन में गड़बड़ी हुई तो ऑनलाइन में भी हो सकता है, तो देखा टेंशन में देंगे। मगर जिस तरह से आवाज़ उठाना चाहिए था एबीवीपी को, मगर उस तरह से आवाज़ नहीं उठा गया कि देखा जाए तो जिस तरह दिल्ली में ही सीमित रह गया आपका आवाज़, मगर सारे राज्यों में, इन सारे राज्यों में जिस तरह से आवाज़ उठाना चाहिए था कि नीट के बारे में, इस तरह से आवाज़ नहीं उठाया गया है। हमने देश के 40 शहरों में नेक्स्ट डे आंदोलन किया है, 40 से ज़्यादा, 40 का तो डेटा है मेरे पास, फ़ोटोज़ हैं हमारे कार्यकर्ताओं ने जहाँ किया। हमारी नेशनल सेक्रेटरी स्वयं उसमें लगी हुई थी, हमारे बहुत सारे स्टेट सेक्रेटरीज ने काम किया। दिल्ली में इसलिए दिखा आइडेंटिफाई क्योंकि दिल्ली में एनटीए ऑफिस है, उस ऑफिस के बाहर हमारे कार्यकर्ता जब आंदोलन करते हैं तो मीडिया के तहत आप बोल रहे हैं 40 जगह पे आपने प्रोटेस्ट किया, मगर उसका एक्शन क्या है? आपने 2024 में भी प्रोटेस्ट किया था, उनका कोई एक्शन नहीं था। 2026 में आप बोल रहे हैं कि आपने प्रोटेस्ट किया, उसका कोई एक्शन नहीं। मगर एनएसवाई ईवाई की बोलिए कि अन्य विरोधी छात्र संगठन की बोलिए, वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से आप आवाज उठाना चाहिए था आपने आवाज नहीं उठाया है। उसके बारे में क्या बोलना? जिस तरह से हमें उठाना था उस तरह से ही हमने उठाया है, और आंदोलन भी हमने व्यापक स्तर पे किया है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया है। कई जगहों पर हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने मांग की है, सरकार से बात भी की है, हमने मीडिया में भी कम्युनिकेट किया है कि जब उन्होंने सीबीआई को जांच नहीं सौंपी उसके एक दिन पूर्व हम सीबीआई की, मतलब राष्ट्रीय एजेंसी की जांच की मांग कर चुके हैं। पब्लिक में हमने प्रेस नोट भी निकाला है और यथास्थान हमने बात भी की है। अब बात यह है कि आपने सिर्फ वही देखा जो दिल्ली में एनटी ऑफिस के बाहर हुआ, देश भर के अंदर जो कर सकते वो आपने देखा। हमने 40 से ज़्यादा शहरों में देश के प्रोटेस्ट किया। इमीडिएट 2 बजे पेपर कैंसिल हुआ है, उसके नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे हमारे प्रोटेस्ट हुए, और कुछ जगह तो उसी दिन हो गए शाम में विद्यार्थियों के। और ऐसा है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद ने जहाँ जहाँ आंदोलन किया वहाँ विद्यार्थी साथ में थे। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जिनको मेडिकल से लेना देना नहीं है, प्री मेडिकल से लेना देना नहीं, वो एनएसयूआई की तरह एनएसयूआई के साथ आंदोलन पे चले गए। हमारे साथ तो स्टूडेंट भी थे ना, स्टूडेंट हमारे साथ आ रहा था।
तो जहाँ जहाँ विद इन 24 आवर्स जहाँ प्रोटेस्ट हो सकते थे हमने सब जगह किया है, और प्रोटेस्ट के बाद बात भी किया, मीडिया भी कम्युनिकेट किया है, और वहाँ यथास्थान भी बात किया है, और हमारे जो पॉइंट्स देने थे वो हमने ऑलरेडी दिए। सोलंकी जी, और एक इशू है जो 3 लैंग्वेज इशू को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि तमिलनाडु जैसे स्टेट्स वो विरोध कर रहे हैं। इवन तमिलनाडु का आपका जो भाजपा का लीडर है अन्नामलाई, वो अभी प्रश्न कर रहे हैं कि इस पर रीथिंक करना चाहिए। ये त्रिभाषा को लेकर आपको इशू लग रहा है, मुझे नहीं लगता वो राष्ट्रव्यापी इशू है, वो सिर्फ तमिलनाडु को इशू हो सकता है। लेकिन त्रिभाषा फॉर्मूला लाना इस देश की शिक्षा नीति के अंतर्गत देश की शिक्षा व्यवस्था को रिफॉर्म करने में बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है, और बहुत महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि देश के अंदर आप ये सोचिए कि अगर एक स्टूडेंट, राष्ट्रीय स्तर से अगर सोच रखेंगे, एक स्टूडेंट अगर वो कोई एक लैंग्वेज जानता है या वो मल्टीलिंगुअल है, कई लैंग्वेज जानता है, तो उसके सामने जीवन में अवसर किसके सामने ज़्यादा होंगे? जो मल्टीलिंगुअल वाला है। तो जो स्कूल एजुकेशन में मल्टीलिंगुअल अभ्यास करेगा उसके सामने तो पूरा विश्व खुला हुआ है ना, पूरा मैदान खुला हुआ है मैच के लिए, गेम के लिए। तो ये जो त्रिभाषा फॉर्मूला है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक तरीके से राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है। ये देश की एकता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीलिंगुअल यूथ डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तरीके से ये देखा जाए कि इस प्रकार की, और उसमें भी ऑप्शन है कि 3 जो लैंग्वेज है उसमें एक तो मातृभाषा ही है, आप चाहे तमिल ले लो, चाहे मराठी ले लो, चाहे हिंदी ले लो, वो एक भाषा है। दूसरी जो भाषा है वो हिंदी भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, और तीसरी जो भाषा है वो एक इंग्लिश हो सकती है, बाहर की भी कोई फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है। इस प्रकार से उसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो 3 भाषा पढ़ना है तो उसमें दिक्कत क्या है? तमिल में रहने वाला विद्यार्थी तमिल भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, क्या दिक्कत है? अगर तमिल का विद्यार्थी हिंदी भी जानेगा, इंग्लिश भी जानेगा, तमिल भी जानेगा, तो पूरा विश्व उसके लिए खुला रहेगा। सोलंकी जी, और एक इश्यू है जो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सारा देश में बवाल है। बहुत सारे युवा यहाँ से जुड़ गए, उनका जो सोशल मीडिया में मिलियंस व्यू हो गए। इसके बारे में आपका राय क्या है? अब कोई बवाल नहीं मुझे लगता, पिछले 2-3 दिन से तो कोई बवाल नहीं है। उसके पहले 2-3 दिन पहले तक एक सोशल मीडिया का थोड़ा सा उनका एल्गोरिथम को यूज़ करके उन्होंने अपने आप को बूम बनाया, बट वो एक अवसरवादी स्टेप है, अवसरवादी प्लेटफॉर्म बना है, जिसने एक अवसर को भुनाने के लिए एक कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी सोशल मीडिया पे। आप मानते हैं कि देश के युवाओं के बीच कुछ विरोधाभास है? क्योंकि जिस तरह से एक सोशल मीडिया में अकाउंट खुला और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग उनका सब्सक्राइबर हो गए, तो आप ये मानते हैं कि जो युवा वर्ग में कुछ विरोधाभास है सरकार के विरुद्ध? नहीं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फॉलोअर बनने से आप ये तय नहीं कर सकते कि देश में युवा विरोधाभासी है या युवा विरोध में है। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ अच्छी लग सकती है, विरोधी चीज़ भी अच्छी लग सकती है, अपनी भी अच्छी लग सकती है, और उसको सिर्फ फॉलो करना और उस फॉलो करने मात्र से हम ये मत बना लें, मुझे लगता है ये हमारी सोच में कमी हो जाएगी अगर हमने ऐसा सोचा तो। क्योंकि हमारा राष्ट्र बहुत बड़ा है और देश बहुत बड़ा है, देश का युवा बहुत डायनामिक है, एक्सप्लोर करने की मानसिकता रखता है, पॉजिटिव माइंडसेट से चलता है। जेनजी जनरेशन हमारी बहुत डेवलप्ड है, बाकी देशों की जेनजी जनरेशन की तरह नहीं है, और जेनजी जनरेशन हमारी बहुत उस दिशा में सोचती है, एक्सप्लोर भी करती है, जानती समझती है, टेक्नो फ्रेंडली है, इन्फॉर्मेशन उनके फ़ोन में है, इसलिए उनको सब पता है। इसलिए उन्होंने अगर उसको फॉलो भी किया है तो फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि वो असंतुष्ट है या देश में इस प्रकार का वो है। लेकिन युवाओं की मुद्दा उठा रहे, युवाओं के मुद्दा उठाना नहीं बोलेंगे उसको। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया, आपका इशू आया, मैंने उस पर डाल दिया, ये मुद्दा उठाना हो जाएगा क्या? मुद्दा तो तब उठाना होगा ना कि आपकी समस्या के लिए जब मैं ज़मीन पे उतर उसको सॉल्यूशन के लिए प्रयत्न करूंगा। वो प्रयत्न करने वाले लोग कहाँ हैं? देखो, एबीवीपी में और ऐसे प्लेटफॉर्म्स में यही अंतर है। एबीवीपी समस्याओं के समाधान बनाने वाला कार्यकर्ता बनाती है, समाधान बनने वाला कार्यकर्ता बनाती है, और ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 4 फॉलोअर ले लिए, उससे अपने आप को रिवॉल्यूशन घोषित कर रहे हैं, वो तो भ्रम है। हाँ, साथ देखा जाएगा तो एबीवीपी का बहुत पुराना छात्र संगठन है, अभी 77 लाख आपका सदस्यता है। अभी भी देखा जाएगा तो कैंपस में नेतृत्व का बहुत संकट है, क्योंकि अभी छात्र संसद निर्वाचन नहीं हो पा रहा है। इसी के हिसाब से लिया जाएगा तो उड़ीसा के हिसाब से आपको क्या व्यू रखेंगे? देखो, छात्र संघ चुनाव नहीं होना ये अपने आप में एक मुद्दा है, और विद्यार्थी परिषद लगातार देश भर के अंदर जहाँ जहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रही है। और हम यहाँ उड़ीसा स्टेट में भी हमने पहले भी मांग की थी, जब बीजेडी गवर्नमेंट थी, कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। हमने आंदोलन भी किए, और बीजेपी सरकार लास्ट ईयर थी तब भी हमने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया है, और आंदोलन करके हम कोर्ट भी गए, कोर्ट में भी पिटीशन लगाई है बीजेपी ने। हम मांग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा काम है स्टूडेंट हित में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करना, हमारा काम ये नहीं है कि हम छात्र संघ चुनाव करा दें। वी आर नॉट द ऑथोरिटी
कि हम कर दें छात्र संघ चुनाव, वो तो सरकार का काम है। हम मांग कर सकते हैं। हाँ, इस वर्ष छात्र संघ चुनाव कराने के लिए हम बहुत कमिटेड हैं और सरकार के सामने मांग रखेंगे। हमको जितना भी संघर्ष करना पड़ा वो संघर्ष हम करने। उड़ीसा में तो बीजेपी का सरकार है, आप बोले कि बीजेपी का सरकार हो या बीजेडी का हो या किसी का भी हो, हमें उससे क्या लेना देना। सरकार है, हम छात्र संगठन है, हम मांग करेंगे। आप लोग उसको अलग दृष्टि से देख रहे हो। कैंपस चलो अभियान भी आप कर रहे थे, कैसे छात्रों को करेंगे, विश्वविद्यालय स्तर के लेंगे, उसको किसी युवा को आगे लेने के लिए, ये प्लान भी एबीवी का था। लेकिन अभी नेतृत्व का बहुत बड़ा संकट हो गया। नहीं, नेतृत्व का संकट भारत में नहीं है, नेतृत्व का संकट नहीं बोल सकते, लेकिन नेतृत्व के अंदर हमें बेटर नेतृत्व चाहिए ना, जो समस्याओं को समझकर उसके सॉल्यूशन बनने वाला एक छात्र नेता या एक कार्यकर्ता हमको विकसित करना है ना। भारत के अंदर नेतृत्व की समस्या नहीं है, आप गली गली चले जाओ, हमारे पास नेतृत्व है। मगर यहाँ देखा जाए तो छात्र संघ निर्वाचन नहीं हो रहा है, उसका कारण पूर्व सरकार ने बता रहे थे कि गुंडागर्दी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए छात्र संसद निर्वाचन नहीं हो रहा है। और पूर्व सरकार जो थे उड़ीसा में वो भी वही बात बोल रहे थे कि गुंडागर्दी और एबीवी एक समान है, तो इसके लिए हम छात्र संसद निर्वाचन नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा सरकारों से आपके माध्यम से कि अगर आप शासन में बैठ के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करा सकते, गुंडागर्दी को नहीं रोक सकते, तो फिर आपको शासन में बैठना नहीं चाहिए। आपको अगर छात्र संघ चुनाव कराना है और उसमें आपका मत ये है कि सिर्फ गुंडागिर्दी, वायलेंस हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, आप अराजकता को रोक नहीं सकते, इतना क्या सिस्टम नहीं है। अराजकता को रोकने का सिस्टम लगाना चाहिए, छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए। कि देश के लिए नेतृत्व जरूरी है, देश के लिए हमारे स्टूडेंट कैंपसेस के लिए नेतृत्व जरूरी है। बच्चों की समस्या कौन उठाएगा? स्टूडेंट्स के अंदर जो क्लास में सिंपल क्लासरूम स्टूडेंट है, उसको कोई समस्या है तो वो छात्र संघ ऑफिस में जाकर किसी भी छात्र नेता को या पदाधिकारी को बोल सकता है कि हमारी समस्या है, वो सॉल्व भी करते हैं हमारे दिल। और दूसरी बात सर, हमने जो अनुभव में आया, जहाँ छात्र संघ चुनाव विद्यार्थी परिषद जीती है, हमने वहाँ पूरे कैंपस का वातावरण और पूरे यूथ की दिशा बदल दी सर। पूरे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को उठा लीजिए, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी को देखिए, वहाँ कैसे कार्यक्रम एबीपी कर रही है, हमारे छात्र संघ पैनल कर रहा है, वहाँ क्या सोच के साथ युवा आगे बढ़ रहे हैं, आप ये देखिएगा। विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ चुनाव जीतने का फ़र्क ये होता है, इसका महत्व ये होता है कि कैंपस का कल्चर हम बदल देते हैं। कैंपस के अंदर युवा राष्ट्र के बारे में सोचने वाला बन जाता है। कैंपस के अंदर युवा जो है सही दिशा में चलने लगता है, देश हित में बात करता है, समाज के प्रति सोचने वाला, इश्यूज़ पर बात करने वाला बन जाता है, समाज की समस्या को जानने वाला बन जाता है। इसलिए एबीवीपी का छात्र संघ चुनाव जीतना भी जरूरी, जितना छात्र संघ चुनाव होना जरूरी, उतना एबीवीपी का छात्र संघ चुनाव जीतना भी जरूरी जितना जरूरी है। मगर यहाँ के जो सरकार है उनके विरुद्ध जो बीजेडी का सरकार, बीजेडी विरोधी दल में सीधा आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि छात्र संसद अगर निर्वाचन होगा तो बीजेडी जीतेगा, एबीवीपी नहीं जीत पाएगा, इसीलिए बीजेपी का सरकार छात्र संसद निर्वाचन नहीं कर रहा है। वो भ्रम है उनको, ऐसा नहीं है, वो भ्रम है उनको कि वो बीजेडी जीत जाएगा, एबीवीपी नहीं जीतेगा। देखिए एनईपी के बारे में क्या कहेंगे? एनईपी सारा देश में लागू हुआ है, आप देख रहे हैं कुछ परिवर्तन देख रहे हैं इसमें? सारा देश में एनईपी लागू हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ मात्रा में अच्छा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन जो राज्य विश्वविद्यालय हैं अलग अलग राज्यों के, क्योंकि वो राज्य के अधीनस्थ आते हैं, तो वहाँ एनईपी इम्प्लीमेंट तो हुआ है कई राज्यों में, औपचारिक तौर पर कहा गया है, लेकिन धरातल पर उसके इम्प्लीमेंटेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कम प्रतीत होते हैं, कम दिखाई पड़ते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन उसके सही स्पिरिट के साथ नहीं हो पा रहा है। उसका मेजर रीज़न ये है कि कई जगह रिसोर्सेज की कमी है, कई जगह फंड की कमी है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को राज्य सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो कैसे वो रिसोर्स डेवलप करेगी? रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो पैरामीटर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। फिर कई जगह अभी ये भी सामने आ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा शिक्षा में परिवर्तन का सुधारात्मक कदम था, और वो सुधारात्मक कदम जो है उसके होने से शिक्षा पूरी परिवर्तन होना है। अब उसमें जो कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि हम विद्यार्थी परिषद के नाते हम कैंपसेस में स्टेक होल्डर्स को, एकेडमिशियंस को, प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के जितने लोग हैं उन सबको हम मिलते रहते हैं और उनको समय समय पर फीडबैक भी देते हैं। हमारी साइड से जो प्रयत्न होता है एनईपी को इम्प्लीमेंटेशन करने में वो हम कर ही रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि एनईपी इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों ने उसको प्राथमिकता पे लेते हुए उसको यथा उसकी स्पिरिट के साथ लागू करने के सभी प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद जो भुवनेश्वर में चला है अभी एबीवीपी का, उसमें कौन सा मुद्दे पर आपने जोर दिया है? आगे उसी मुद्दे को लेकर स्टूडेंट के पास जाएंगे, ऐसे कौन सारे मुद्दे पर चर्चा हुई? राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में अभी दूसरा दिन चल रहा है, और परिषद बैठक के अंदर देश भर में जो वर्तमान परिदृश्य में जितने विषय आए हैं,
जो समय समय पर जो घटनाएं देश के अंदर हुई है या सामाजिक परिस्थिति जो है उन सब पर चर्चा हुई है, शिक्षा क्षेत्र में चर्चा हुई है, सभी विषयों पे चर्चा करके हम कुछ प्रस्ताव भी लेकर आ रहे हैं। उसमें ऐसे कुछ 4 रिजोल्यूशन है हमारे, 5 रिजोल्यूशन है, एक ऑलरेडी केंद्रीय कार्य समिति में पारित हो चुका है जो 2 दिन पूर्व बैठक थी। अभी हमारे 4 रिजोल्यूशंस प्रोसेस में है और मुझे लगता है कि बैठक खत्म होते होते वो पारित होंगे सर्वसम्मति से। सोलंकी जी, और एक बात है, एबीवी का जो वैचारिक लड़ाई बेसिकली लेफ्ट लिंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, एसएफआई ऐसे करके नक्सलजी लगभग ख़त्म हो गए देश में। जो जंगल में छुपकर ऐसे काम करते थे, लेकिन अभी अर्बन नक्सलिज्म जो है वो एक्टिव है, कैंपस में भी बहुत एक्टिव है। इसके बारे में एबीवी का रोल क्या है, कैसे उनके साथ मुकाबला कर रहे हो? मैं ये मानता हूँ कि अर्बन नक्सल जो आप बोल रहे हैं ना कि बहुत एक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है और एक्टिव हो भी नहीं सकते हैं। बस उनकी प्रेजेंस है कुछ एक जगह, पहले देशव्यापी होते थे, आज वो कुछ एक 2-4 संस्थाओं में है, लेकिन बहुत कम है और आज उनके पास शक्ति नहीं है। इसलिए सारे लोग एक साथ मिलकर एबीपी के सामने छात्र संघ चुनाव लड़ते हैं। जेएनयू की स्थिति में आपको बताना चाहूँगा कि एक समय ऐसा होता था कि एबीवीपी को वहाँ 200 वोट मिलते थे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, आज 2000 से ज़्यादा वोट हमको मिलता है। आने वाले कुछ समय में हम चुनाव भी जीतने वाले हैं। पहले हर संगठन अलग अलग लड़ता था एबीवीपी के अगेंस्ट में, आज सब मिलकर एबीवीपी के अगेंस्ट में लड़ते हैं, फिर भी एबीवीपी को 2000 वोट मिलता है। तो जो राष्ट्रवादी विचार है उसकी एक्सेप्टेंस युवाओं में, जेन ज़ी जनरेशन में बन गई है और वो उसके साथ चल पड़े हैं, इसलिए इनका प्रेजेंस कम है। लेकिन अभी जो बात अर्बन नक्सल्स की है उसमें अभी ये देखा जा रहा है कि आज तो हमारे देश की जो सेना है, पुलिस प्रशासन है, जो 2-3 राज्यों का जहाँ जहाँ उन्होंने किया है, सीआरपीएफ के जवान हैं और हमारे जो शासन का तंत्र है, उन्होंने इतने सटीक तरीके से ये बंदूकधारी नक्सल्स पर वार करते हुए और कई लोगों को सरेंडर कराया, उनको पुनर्वास कराया, उनके जीवन को नई दिशा दी। और जो अराजक वाले लोग थे उनको जो एक तरीके से कहें कि जो ड्राइव कर रहे थे और जो नहीं समझ रहे थे चीज़ों को, जिनको ज़रूरत पड़ी वो उनका एनकाउंटर भी हुए और ऐसे सब पूरी बंदूकधारी नक्सल्स जो हैं वो समाप्त हुए। लेकिन वो विचारधारा के जो लोग हैं, उस टाइप के सोचने वाले लोग अभी वो अर्बन नक्सल्स के रूप में है, अंदर है। उनको मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे सामने वो चैलेंज थोड़ा रह सकता है, उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन सोलंकी जी, देखा जाए तो अभी आप बोल रहे हैं अर्बन नक्सलिज्म के बारे में, मगर जेन जी एक बड़ा मुद्दा है अभी इंडिया में। तो देखा जाए तो आपके हिसाब से क्या जेन जी पॉलिटिक्स में आने चाहिए, और अगर आएंगे तो पॉलिटिकल माइंडसेट और जेन जी माइंडसेट को मैच कैसे करेगा? मुझे लगता है कि जेन जी कोई अलग नहीं है। आप एजेंसी को कोई बाहरी ऐसे नहीं समझो, वो हमारे ही लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। माइंडसेट भी ऐसा नहीं है। वो तो जब इवोल्यूशन की प्रोसेस में, जब कैंपसेस के अंदर जब विद्यार्थी पढ़ते हैं, जब थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन इफेक्ट के कारण आज हमारा जेन ज़ी जनरेशन ज़्यादा ओपन माइंडेड है, ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, ज़्यादा समझदार भी है, पॉजिटिव भी है। आजकल जेन ज़ी जनरेशन बहुत रिलीजियस भी है, फास्ट डिसीजन लेता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, सब वो करने का हुआ है। तो वो एक नई सोच है और सकारात्मक दृष्टि से जेन ज़ी को देखा जाना चाहिए। जेन ज़ी मतलब नकारात्मक नहीं हो सकता, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि देश का युवा नकारात्मक नहीं हो सकता। इसलिए जेन ज़ी जनरेशन को पॉलिटिक्स में तो आना ही है, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जेन ज़ी जनरेशन की सोच कुछ और है, पॉलिटिक्स के लिए कुछ और है, राष्ट्रवाद कुछ और, ऐसा नहीं, सब एक ही है। जेन ज़ी युवा जो है आज 22 साल 23 साल का युवा अगर आज पॉलिटिक्स में आएगा, वो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे, अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आएगा, तो वो समाज के प्रति समझेगा, सेंसिटिव है आज का जेन ज़ी युवा। तो उसको जब पता चलेगा कि समाज में ये इतने इशूज़ है, वो उसके लिए कर्मशील होगा ना, वो काम करेगा उसके लिए। तो जेन ज़ीज़ को आना चाहिए, नो डाउट आना चाहिए। और एक इशू है, वैश्विक स्थिति में मोदी जी जो ऑस्टेरिटी के बात कहे, उसके बारे में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते, बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते अभी आप क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि जो वैश्विक परिस्थिति जो अभी विश्व के अंदर बनी है, वो एक अनिश्चितता की परिस्थिति है। कई राष्ट्र अपने स्वार्थ और अपने प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसके कारण जो अनिश्चितता उत्पन्न हुई है, जैसे एक स्थिति बताता हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसकी वजह से आज कच्चे तेल और गैस की कीमत बढ़ रही है, पूरे विश्व में बढ़ रही है, उसमें नहीं है। लेकिन भारत के युवाओं ने, भारत के जनमानस ने उस चैलेंज को किस प्रकार से देखना चाहिए? हमें हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहिए। हमें अभी क्या है, सोशल हैबिट होती है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को करने का, उस हैबिट से निकल कर नई हैबिट पर जाएंगे जो हमारा खुद का एक एनर्जी रिसोर्स है। तो
के कारण हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे और हमारी ताकत बनेगी। हम किसी भी परिस्थिति में हम डगमगाएंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जनमानस ने एक मन बनाना चाहिए, युवाओं ने मन बनाना चाहिए कि इस परिस्थिति में हम थोड़ा स्व की ओर आगे बढ़ें और स्व की ओर आगे बढ़ते हुए हम हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को खुद डेवलप करके काम करें। और हाँ, अभी चूंकि डिपेंडेंसी है हमारी, तो उसको नियंत्रण में उसका उपयोग करना भी चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया है और मुझे लगता है कि उनका बहुत सही आह्वान है। उस आह्वान के साथ देश के युवाओं को चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी, आप आए हमारे साथ बात की।